वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसके दो कंडीशन पढ़े। पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति का मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q या +q आवेश से मिलकर बना, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो +q व -q आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की अल्प दूरी 2l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2l। अब देखो हम व्यंजक किसका प्राप्त कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लंबवत दूरी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा है उसके मध्य बिंदु से लंबवत P यानी R पर मान लेंगे एक बिंदु हमारा P, ये बिंदु हमारा P जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया, लिखेंगे हम माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो +q -q आवेश से मिलकर बना तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी के प्रावेष्टांक वाले माध्यम में रखा, ठीक है। हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी के प्रावेष्टांक वाले माध्यम में रखा। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं हमारा वो पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी पर, लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु वो से निरक्षीय स्थिति अर्थात लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात है। अब देखो जैसे हमें वैद्युत विभव तो ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो उसके लिए हमें
प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी चाहिए और माइनस क्यू आवेश से लेकर पी तक की दूरी चाहिए। तो उसके लिए हमें दूरी को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, पी को बी से मिला देंगे और पी को ए से मिला देंगे। अब हमें मान लिया ये दूरी ज्ञात करना है, पी बी कहें या पी ए, ये दूरी दोनों सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लिया हमें पी बी दूरी निकालना है, तो यहाँ पर ये लंबवत दूरी गई है स्मॉल आर, तो लंबवत है यानी ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर पी ओ बी देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका ये लंब है, ठीक है, इसका ये कर्ण है और यहाँ पर जैसे टोटल दूरी 2l है और मध्य बिंदु वो है इसका, तो ये l दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक और ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक l दूरी होगा, ठीक है। अब इसका समकोण त्रिभुज का आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना, मतलब ये दूरी हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें वास्तव में कर्ण ही निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर है यानी पी बी का स्क्वायर होगा। उसके बाद में लंब स्क्वायर है, तो लंब इसका पीओ है तो पीओ का स्क्वायर प्लस आधार इसका ओबी है तो ओबी का स्क्वायर हो गया। सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पीओ, पी से वो तक की दूरी हमारी आर है तो ये आर का स्क्वायर हो गया। ओ बी हमारा है, ओ से बी है स्मॉल एल, तो स्मॉल एल का स्क्वायर। अच्छा हमें पी बी का मान चाहिए ना कि बी बी स्क्वायर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर वर्गमूल कैंसिल हुआ तो पी बी इक्वल टू हमारा आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जितना हमारा पी बी है उतना हमारा पी ए होगा, इक्वल टू आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दूरी हमारी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी दूरी हमारी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये दूरी मिल गई। अब हम निकाल सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु फिर पी पर वैद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ये होगा हमारा V1। अब हमें पता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। उसके बाद में क्या होता है, Q अपान R होता है। तो R जो यहाँ पर है दूरी देखा जाएगा, तो प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर हमारा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल रहा है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव ये हो जाएगा V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K टू माइनस क्यू अपान, यहाँ पर भी दूरी बड़ी है, क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें इस वैद्युत विभव का बिंदु पी पर परिणामी विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वैद्युत विभव
एक अदिश राशि इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V1 व V2 के बीजगणितीय योग के बराबर हो, यानी हमारा B इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो B इक्वल टू B1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों चीज़ें सेम लिखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ें हैं तो इनको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0, यानी B इक्वल टू हमारा 0 आ गया। इससे हमें स्पष्ट होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है हमारा वो शून्य होता है। इसके ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि मतलब किस कंडीशन पर जो हमारा वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, ऐसे भी क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। यही हमारा क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये हमारा टॉपिक जो था कंप्लीट हुआ कि NaCl Na प्लस यानी सोडियम प्लस है तथा Cl यानी क्लोरीन आयनों के मध्य दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। द्विध्रुव आघूर्ण हमने पहले ही चैप्टर में बताया था, क्या होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए हमने फार्मूला पहले ही बता दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है फार्मूला। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो जो पता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे Na सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, वास्तव में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, इनके मध्य की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि Na प्लस, यानी इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए प्लस क्यू, और Cl माइनस यानी माइनस क्यू आयनों के बीच की दूरी, तो इसे हम डी की लिखते हैं और 2l।
डिस्टेंस या ट्वेल्व जो उनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। इक्वल टू है हमारा एक एंगस्ट्रॉम। अच्छा ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो द्विध्रुव आघूर्ण हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना। तो P बराबर हमारा होता है 2qL, 2qL। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P बराबर Q और 2L को हम भी लिख सकते हैं, बात एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर 2qL यही तो है हमारा। अब यहाँ पर D हमें पता है कितना, 10 की पावर माइनस 10। अच्छा Q हमें पता है क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का ही तो त्याग करेगा और क्लोरीन उसको ग्रहण करेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम Q हमें पता है क्योंकि यहाँ पर Q जो होगा एक ही इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो इसका परिमाण एक किसी एक आवेश का परिमाण लिया जाता है। तो वहां पर जो हमारा Q हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुना। ठीक है, और D हमें ऑलरेडी पता है 10 की पावर कितना माइनस 10 है। तो यहाँ पर हमारा P इक्वल टू आ जाएगा 1.6 गुणे, अब इसमें क्या होगा, समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ेंगी। तो वास्तव में दोनों माइनस में लिखा है तो माइनस 19 माइनस 10 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 29। अब ये हमारा क्या द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर। ठीक, ये हमारा आ गया द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना। ठीक है, तो हमें पता है केंद्र से बिंदु तक की दूरी, केंद्र से बिंदु तक की दूरी का मतलब जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। जो हमारा R है वो हमारा 4 एंगस्ट्रॉम, इसको भी हम किस में मीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना, विद्युत विभव निकालना है। तो हम विद्युत विभव निकालेंगे। हमें पता है क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अब अक्षीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर K की वैल्यू 1 होगी तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर इनटू क्या हो जाएगा P/R² हो जाएगा। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, यानी 9 गुणे 10 की पावर 9। और P की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 29 अपान R²। तो R² है यानी इसका 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो यानी B इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे, फिर यहाँ पर समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जोड़ेंगे तो प्लस 9 माइनस 29, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर माइनस 20 अपान यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर घातों का घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 20 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा B इक्वल टू 9 गुणे
1.6 लिखा है और अपान में कितना लिखा है 6 लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1.6 गुणे अपान में 16 लिखा है। ठीक है, तो 16 का नाम 16 हो जाएगा और 16 जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ आ गया, ये 16 बन गया, फिर 16 और 16 है करना 16, तो ये b इक्वल टू आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 0.1, यानी b इक्वल टू इस 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.1 से, तो क्या हो जाएगा 9.900। और हमारा ये क्या विभव है, तो विभव का मात्रक क्या होता है जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है, और वोल्ट। अतः अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव 0.9 वोल्ट होगा। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कि NaCl Na प्लस यानी सोडियम प्लस है तथा Cl यानी क्लोरीन आयनों के मध्य दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। द्विध्रुव आघूर्ण हमने पहले ही चैप्टर में बताया था। क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए हमने फार्मूला पहले ही बता दिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r², यही हमारा क्या होता है फार्मूला। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो जो पता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे Na सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, वास्तव में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, इनके मध्य की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि Na प्लस, यानी इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए प्लस क्यू, और Cl माइनस यानी माइनस क्यू आयनों के बीच की दूरी, तो इसे हम डी की लिखते हैं और QL डिस्टेंस या QL जो उनके बीच की क्या होती है दूरी होती है, इक्वल टू है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। तो द्विध्रुव आघूर्ण हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना, तो P बराबर हमारा होता है 2QL। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P बराबर Q और 2L को हम D भी लिख सकते हैं, बात एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर 2QL यही तो है हमारा। अब यहाँ पर D हमें पता है कितना 10⁻⁻10। अच्छा, Q हमें पता है क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन का ही तो त्याग करेगा और क्लोरीन उसको ग्रहण करेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम Q हमें पता है क्योंकि यहाँ पर Q जो होगा एक ही
इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका परिमाण एक किसी एक आवेश का परिमाण लिया जाता है, तो वहां पर जो हमारा Q हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ठीक है। और डी हमें ऑलरेडी पता है 10 की पावर कितना -10 है, तो यहाँ पर हमारा P इक्वल टू आ जाएगा 1.6 गुणे, अब इसमें क्या होगा, समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ेंगी, तो वास्तव में दोनों माइनस में लिखा है तो -19 -10 हो जाएगा 10 की पावर -29। अब ये हमारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर। ठीक, ये हमारा आ गया द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना। ठीक है, तो हमें पता है केंद्र से बिंदु तक की दूरी, केंद्र से बिंदु तक की दूरी का मतलब जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। जो हमारा r है वो हमारा 4 एंगस्ट्रॉम, अब इसको भी हम किस में, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है, तो हम विद्युत विभव निकालेंगे। हमें पता है क्योंकि अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अब अक्षीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर K की वैल्यू 1 होगी तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर इनटू क्या हो जाएगा, P/R² हो जाएगा, तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, यानी 9 गुणे 10 की पावर 9, और P की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -29 अपान r², तो r² है यानी इसका 4 गुणे 10 की पावर -10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -10 का स्क्वायर, तो यानी B इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे, फिर यहाँ पर समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जोड़ेंगे तो +9 -29, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -20 अपान, यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर घातों का घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -20 हो जाएगा, और 10 की पावर -20 से 10 की पावर -20 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा B इक्वल टू 9 गुणे 1.6 लिखा है, और अपान में कितना लिखा है 6 लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1.6 गुणे अपान में 16 लिखा है। ठीक है, तो 16 का नाम 16 हो जाएगा, और 16 जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ आ गया, ये 16 बन गया, फिर 16 और 16 है ना 16, तो ये B इक्वल टू आ जाएगा 9 × 0.1, यानी B इक्वल टू इस 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.1 से, तो क्या हो जाएगा 9.900, और हमारा ये क्या विभव है, तो विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। ठीक है, और वोल्ट, अतः अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव 0.9 वोल्ट
यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।